नमस्कार। सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं, लेकिन सब बिना किसी तरतीब के बिखरी पड़ी हैं। अब क्या हो अगर कोई एक शख्स आए और उस पूरी लाइब्रेरी को सलीके से जमा दे? आज हम हिंदी साहित्य के उसी आर्किटेक्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि सदियों से फैले हुए हिंदी साहित्य को एक सिस्टमैटिक इतिहास का रूप आखिर दिया किसने? वो कौन था जिसने कवियों को, उनकी रचनाओं को एक सही जगह दी, उनका महत्व बताया? और इस सवाल का जवाब बस एक ही नाम में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो सिर्फ एक क्रिटिक या हिस्टोरियन नहीं थे, बल्कि हिंदी लिटरेचर के वो गाइड थे जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार किया। तो चलिए, आज हम उस युग पुरुष के जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिसने न सिर्फ हिंदी साहित्य को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, बल्कि क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को भी एक नया रूप दे दिया। अब शुक्ल जी की जो कहानी है ना, वो किसी टिपिकल एकेडमिक जीनियस की नहीं है। उनकी यात्रा थी जबरदस्त इंटेलेक्चुअल जिज्ञासा और सेल्फ लर्निंग की। अब देखिए, उनकी यात्रा पारंपरिक रास्तों से कितनी अलग थी। मतलब उनकी फॉर्मल एजुकेशन तो इंटरमीडिएट लेवल पर ही रुक गई थी, लेकिन सीखने की जो लगन थी वो कभी नहीं रुकी। उन्होंने खुद ही संस्कृत, बांग्ला और हिंदी साहित्य की इतनी गहरी पढ़ाई की कि यही सेल्फ स्टडी उनकी असाधारण विद्वत्ता की नींव बन गई और उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के हेड के पद तक ले गई। और यही जो ज्ञान था जो उन्होंने खुद कमाया था, उसी ने उन्हें अपने सबसे बड़े काम के लिए तैयार किया, हिंदी साहित्य के बिखरे हुए इतिहास को एक धागे में पिरोना, मतलब कि केओस से ऑर्डर बनाना। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शुक्ल जी से पहले क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब बस कवियों की जीवनियों का एक कलेक्शन था, कोई सिस्टम नहीं था। उन्होंने पहली बार एक साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीका अपनाया, जिसमें हर कवि और उनकी रचना का क्रिटिकल एनालिसिस करके लिटरेचर में उनकी सही जगह तय की गई। और ये जो पूरा का पूरा क्रांतिकारी नजरिया था ना, उन्होंने इसे एक ही किताब में समेट दिया। एक ऐसी किताब जो आज भी हिंदी लिटरेचर का आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन है। उनकी प्रसिद्धि का कभी न खत्म होने वाला स्रोत, हिंदी साहित्य का इतिहास। और सबसे मजेदार बात यह है कि उनका ये महान ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। ये असल में हिंदी शब्द सागर नाम की एक डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन था, जो बाद में इतना बड़ा और अहम हो गया कि हिंदी साहित्य का सबसे भरोसेमंद इतिहास बन गया। लेकिन शुक्ल जी सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, वो गद्य यानी प्रोज के भी एक बहुत बड़े मास्टर थे। और उनका स्टाइल भाई एकदम हटकर था। उनकी लिखने की शैली को ना हम इन 4 पिलर्स पे समझ सकते हैं। पहली बात, उनके विचारों में एक गजब की मजबूती थी, कॉन्फिडेंस था। दूसरा, उनके तर्क बहुत बारीक होते थे। साथ ही वो व्यंग्य और ह्यूमर का भी बड़ा सही इस्तेमाल करते थे, जिससे उनका सीरियस एनालिसिस भी मजेदार हो जाता था। और ये सब कुछ बहुत ही सटीक और पावरफुल वाक्यों में कहा जाता था। उनकी भाषा की एक और खास बात थी, उसकी रेंज। वो संस्कृत के भारी भरकम तत्सम शब्दों से लेकर आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले उर्दू के शब्दों तक सबका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर लेते थे। इसी वजह से उनका लेखन एक ही साथ बहुत ज्ञानी और पढ़ने में आसान दोनों बन पाया। तो उनका असर सिर्फ एक किताब तक ही सीमित नहीं था। उनकी जो विरासत है वो हिंदी साहित्य पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गई है। देखिए, उनकी विरासत सिर्फ उनके इतिहास ग्रंथ में नहीं है। उन्होंने तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों पर ऐसी क्रिटिकल किताबें लिखीं जो आज भी पढ़ी जाती हैं। चिंतामणि जैसा निबंध संग्रह लिखा, और तो और रस मीमांसा जैसा थ्योरेटिकल ग्रंथ भी। मतलब उनका काम बहुत फैला हुआ था। उनके काम के दायरे को देखकर सच में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनका ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व बेजोड़ है। उनका ओरिजिनल लेखन, एडिटिंग और ट्रांसलेशन सब मिलकर एक ऐसे इंटेलेक्चुअल की तस्वीर बनाते हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने उस पूरे ढांचे को ही बना दिया जिसके चश्मे से आज हम मॉडर्न हिंदी लिटरेचर को देखते और समझते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आचार्य शुक्ल की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का जुनून और उसकी दूरदृष्टि एक पूरी भाषा के लिटरेचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। वाकई सोचने वाली बात है ना।